फ्रेंड्स, मैं मुकेश बड़वाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। विशेषकर इस भयानक गर्मी के मौसम में अपने को स्वस्थ रखना निश्चित रूप से एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पर कि इन विषम परिस्थितियों का सामना भी आप कुशलतापूर्वक अपनी अपनी जगह पर रख कर पा रहे होंगे। कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी कि अगर आपके पास हिम्मत है, आपके पास शक्ति है, आपके पास सामर्थ्य है हर विषम परिस्थितियों से लड़ने का, उनसे उबर पाने का, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आपका साथ देता है। आज के समसामयिक मुद्दे के सेशन में बात करने वाला हूँ 3 मूर्ति भवन के बारे में। ये 3 मूर्ति भवन अंग्रेजी शासन काल के दौरान जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे उनका वो निवास स्थल हुआ करता था। 1929 ईस्वी में जब वायसराय इरविन का शासन था और जब एडविन लुटियंस इम्पीरियल कैपिटल के साज सज्जा रंग रोगन में लगा हुआ था, उस दौरान ही इस 3 मूर्ति भवन को तैयार किया गया था। 3 मूर्ति भवन नाम दिए जाने के पीछे जो रीज़न था वो रीज़न था कि इसमें 3 ऐसे सैनिक लगाए गए जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय जो सैनिक मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ने गए ब्रिटिश सेना में शामिल होकर उनके प्रतीक के रूप में उनको प्रतिनिधित्व करने वाले जो है सैनिक के रूप में इन सैनिकों को लगाया गया। और ये 3 जो सैनिक लगाए गए इसी की वजह से इसे 3 मूर्ति भवन कहकर पुकारा जाता है। इस 3 मूर्ति भवन में जैसे कि हमने बताया कि पहले कमांडर इन चीफ का ये निवास स्थल हुआ करता था, इसीलिए इसे फ्लैग हाउस, फ्लैग जो है स्टाफ हाउस कहकर भी पुकारा जाता था। लेकिन 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो ये जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास स्थल बन गया और अगले 16 सालों तक ये निवास स्थल के रूप में उनके लिए कार्य करता रहा। 27 मई 1964 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है। फिर 27 जून 1964 ईस्वी को इस बात का निर्णय लिया जाता है कि इसे नेहरू मेमोरियल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए और नेहरू के जनजीवन से जुड़ी हुई भारत के प्रति उनके दिए गए जो योगदान, उससे संबंधित जो छायाचित्र थे उन छायाचित्रों के माध्यम से उनके कृत्यों, उनकी उपलब्धियों को वहाँ पर प्रस्तुत किया गया। लेकिन वर्तमान जो भारत की सरकार है, वर्तमान भारत की सरकार ने अभी हाल ही में इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया और वो परिवर्तन हुआ, इसका नाम जब परिवर्तित हुआ तो इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के नाम दिया गया। और नाम में जो परिवर्तन किया गया उसकी वजह से राजनीतिक जनजीवन में भूचाल सी आ गई। कांग्रेस के जो प्रवक्ता, कांग्रेस के जो नेता, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, उन सब ने किसी न किसी रूप में वर्तमान सरकार की आलोचना की। लेकिन हमें उस आलोचना में जाना नहीं है ना। ये आलोचना वास्तव में राजनीतिक कह सकते हैं कि जो भी उसमें इन्वॉल्व्ड जो भी पर्सन है उन सब के लिए उनका अपना एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन जब हम अपने कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स को जब हम किसी न किसी रूप में जब ज्ञान विज्ञान की बातें बतलाते हैं, जब हम समसामयिक मुद्दों की चर्चा करते हैं, जब उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के ट्रेंड के बारे में बतला देते हैं, जब उन्हें संभावित प्रश्नों की बात करते हैं, तो वास्तव में डे टू डे लाइफ में समसामयिक मुद्दों से जुड़कर जो ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उन इमारतों से जुड़ी हुई बहुत सारे तथ्य उभर कर सामने में आते हैं और वो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहले जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान में आगमन हुआ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, तो वो कलकत्ता में यानी बंगाल के क्षेत्र में सर्वप्रथम उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद धीरे धीरे उनका जो है प्रभाव वहाँ पे बढ़ता चला गया। और ये जान लीजिए कि 1858 में जब भारतीय प्रशासन अधिनियम पारित हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया, तो ब्रिटेन के सम्राट या साम्राज्ञी का जो शासन भारत के संदर्भ में, भारत के जिस जगह से होता था, जाहिर सी बात है वो कलकत्ता, वो बंगाल का ही क्षेत्र था। और किसी न किसी रूप में 1911 ईस्वी तक की बात करें तो ये जो कलकत्ता था वो ब्रिटिश शासन की गतिविधियों का केंद्र रहा। लेकिन दिसंबर 1911 ईस्वी में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मेरी के सम्मान में, तो उसके बाद
फिर क्या होता है कि वहाँ पर एक निर्णय लिया जाता है कि भारत की जो राजधानी है वो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। कलकत्ता से दिल्ली ही क्यों और इस समय ही क्यों किया गया ट्रांसफ़र जो है, इसके पीछे भी बहुत सारे ऐतिहासिक रीज़न है, लेकिन जिसके बारे में अगले वीडियो में किसी और वीडियो में इसकी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन फ़िलहाल इस बात को जानिए कि दिसंबर 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया और 1912 ईस्वी में जाकर दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार की यह सोच थी कि हम ये पुरानी दिल्ली से नहीं बल्कि एक नई दिल्ली, एक नया शहर बसाएंगे और उस शहर से ही जो है शासन करेंगे। और तब एडविन लुटियंस को बुलाया गया, हर्बर्ट बेकर यहाँ पर आए और उन सब ने, रॉबर्ट टॉर रसेल वो हिंदुस्तान के अंदर आए और उन सब ने अपने अपने हिसाब से नई दिल्ली शहर की रूपरेखा तैयार की। विशेष रूप से एडविन लुटियंस का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली की रूपरेखा तैयार करने में उनकी जो भूमिका थी वो अत्यंत ही सराहनीय थी और उन्होंने ही, जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो राष्ट्रपति भवन है, आज का जो पार्लियामेंट हाउस है, या फिर नई दिल्ली शहर है, या फिर इंडिया गेट हो गया, ठीक है, इन सब की जो रूपरेखा तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे वो वास्तव में कौन थे? वो एडविन लुटियंस ही थे। यहाँ तक कि हैदराबाद हाउस जो है उस हाउस का भी डिज़ाइन उन्होंने ही तैयार किया था। केवल सचिवालय जो है ना, दिल्ली का जो सचिवालय है उसकी डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय जो है वो हर्बर्ट बेकर को जाता है, जो कि एडविन लुटियंस के साथ ही हिंदुस्तान आए थे, लेकिन बाद में उनके साथ कुछ मनमुटाव हो गया था। तो जब एडविन लुटियंस नई दिल्ली शहर, उसकी इमारतों का जब रूपरेखा तैयार कर रहे थे तो उसी समय रॉबर्ट टॉर रसेल, उन्हें जो है जिम्मेदारी दी गई कि जो कमांडर इन चीफ होते हैं उन कमांडर इन चीफ का भी जो है एक आवास स्थान होना चाहिए। और फिर रॉबर्ट टॉर रसेल ने उन्होंने क्या किया कि उस 3 मूर्ति भवन का जो है डिज़ाइन तैयार किया, जिसे याद रखिएगा उन्हें कमांडर इन चीफ का जो है वो हाउस कहा गया और उसे फ्लैग स्टाफ हाउस कहकर भी पुकारा जाता है। लेकिन क्या होता है कि 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास स्थान जो है वो बन जाता है और अगले 16 सालों तक ये जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थल के रूप में वो कार्य करता रहता है। 27 मई 1964 ईस्वी को जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तो 27 जून 1964 ईस्वी को इस बात का निर्णय लिया गया कि इसका नाम जो है वो बदल कर नेहरू मेमोरियल कर दिया जाए। ठीक है, नेहरू मेमोरियल कर दिया जाए और फिर उसे नेहरू मेमोरियल के नाम से पुकारा जाने लगा। इसके बाद क्या होता है कि जब समय और बीतता चला जाता है तो इसमें बहुत सारी जो जवाहरलाल नेहरू का देश को दिया गया जो योगदान था, उनकी कुछ व्यक्तिगत उपलब्धियां थी, उनकी जो कह सकते हैं कि उन्होंने जो है 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद नए भारत के निर्माण में उन्होंने जो भी कार्य किए उन सारे कार्यों को छाया चित्रों के माध्यम से वहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश, यानी कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि वो जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियों का छाया चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने वाला भवन बन गया। लेकिन जब वर्तमान भारत की सरकार जब आई तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रथम कार्यकाल के अंतिम समय में उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये जो नेहरू मेमोरियल है, ये नेहरू मेमोरियल केवल जवाहरलाल नेहरू की ही नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ भारत के अन्य जितने प्रधानमंत्री रहे जिनका भी किसी न किसी रूप में देश के विकास में योगदान रहा, उनके भी योगदान को छाया चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया। लेकिन जो 16 जून जो शुक्रवार के दिन इसके नाम में भी परिवर्तन किया गया और पहले यह नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और लाइब्रेरी के नाम से पुकारा जाता था, अब इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूज़ियम और पुस्तकालय के नाम से पुकारा जाने लगा। तो नाम में जब परिवर्तन किया गया तो फिर क्या होता है कि इसमें एक राजनीतिक भूचाल सी आ जाती है, एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और कहा जाता है कि इसके पहले ही प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इसका नाम जो है बदला ना जाए। ये नेहरू मेमोरियल है तो नेहरू मेमोरियल के ही नाम से इसे पुकारा जाए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की अपनी एक अवधारणा ये थी कि वास्तव में भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनका जो कंट्रीब्यूशन है
उस कंट्रीब्यूशन से कोई इनकार नहीं कर रहा। उनके छायाचित्रों के माध्यम से उनका जो प्रस्तुतिकरण है, उस प्रस्तुतिकरण में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। बस उसमें और क्या किया जा रहा है कि शेष जो भारत के अन्य प्रधानमंत्री रहे, उनकी जो उपलब्धियां रही, उन उपलब्धियों को भी छायाचित्रों के माध्यम से वहां पर प्रस्तुत किया जाए। बस उन्होंने केवल इतना कहा कि जो अन्य प्रधानमंत्री हैं उनका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कंट्रीब्यूशन होगा ना, उन सारे कंट्रीब्यूशन को भी दिखाया जाए, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हो, चाहे वो एस.डी. देवगौड़ा हो, चाहे भले ही कुछ समय के लिए हो, कुछ ना कुछ पी.वी. नरसिंहा राव हो, उन सब की भी जो भी उपलब्धियां रही, उन सारी उपलब्धियों को छायाचित्रों के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया जाए। और कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें होती रही, इस पर जो है विवाद होता रहा, लेकिन जो इसमें कह सकते हैं कि जो पक्ष और विपक्ष है, उन सब की अपनी अपनी दलीलें हैं। ठीक है, जो पक्ष है वो कहते हैं कि हमने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय किया, तो ऐसा करके हमने नेहरू की जो योगदान है, जो उपलब्धियां हैं, उनको हमने कम नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया, हमने उनके कैनवस को और बड़ा कर दिया और उसमें उन सारे लोगों को भी जो है शामिल कर दिया जिनका भी देश के विकास में किसी न किसी रूप में जो है वो क्या है कि उनका योगदान है। तो जो बीजेपी या उनके जो घटक दल हैं, उनके जो पक्ष पोषक जो विचारक हैं, उन विचारकों का ये कहना है कि वास्तव में नाम में परिवर्तन करने से जवाहरलाल नेहरू की जो उपलब्धियां हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशंस है, वो कंट्रीब्यूशंस को कम नहीं किया गया, अपितु जो शेष और भी जो प्रधानमंत्री हैं अपने भिन्न भिन्न कालों में जो डिफरेंट जो योगदान दिया, उन योगदानों को भी रेखांकित किया जाए। और इसीलिए हम इसका नाम बदलकर नेहरू मेमोरियल से प्रधानमंत्री संग्रहालय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय करने से वास्तव में क्या होगा कि इसे और भी एक तरह से क्या है कि एक ऐसा सारगर्भित नाम का जो है वो क्या है कि इसका नामकरण होगा जो भारत के सभी प्रधानमंत्री की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को अपने में समेटे हुए हैं। इसलिए ऐसा करके वास्तव में उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका ये कहना है कि इतिहास में जिनका योगदान नहीं रहा, ठीक है, वो इतिहास निर्माता पुरुष का नाम बदलकर अपनी मानसिक संकीर्णता का परिचय दे रहे हैं। लेकिन हकीकत में अब इसके बारे में क्या सही क्या गलत है, मैं अपने व्यूवर्स के ऊपर छोड़ता हूं, वो खुद जज करें कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो नाम में परिवर्तन किया गया, उसकी वजह से जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से हम प्रतियोगी छात्र छात्राओं या फिर जो अध्यापक हैं, उन सब के लिए इसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, वो बातें क्या क्या है, ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। तो आपको पता क्लियर हो गया, तीन मूर्ति भवन, उसका जो डिज़ाइनर है वो कौन है, रॉबर्ट टॉर रसेल हैं। और इसको जिस शैली में बनाया गया, ये भी ध्यान रखना, ऑस्ट्रियर क्लासिक शैली कहा जाता है। इसे ऑस्ट्रियर क्लासिक शैली कहकर पुकारा जाता है। और ऑस्ट्रियर क्लासिक शैली में निर्मित तीन मूर्ति जो भवन है, उसके अतिरिक्त एक और भवन है, और वो भवन क्या है, हैदराबाद हाउस के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर इसके बारे में समझने की कोशिश की जाए तो आप समझ जाइए कि जो रॉबर्ट टॉर रसेल हैं, जिन्होंने कि इस तीन मूर्ति भवन की डिज़ाइन तैयार किया, इन्होंने ही जो है नई दिल्ली के एक बहुत ही पॉश जो इलाका या जो क्षेत्र है, जो कनॉट पैलेस है, उस कनॉट पैलेस की भी डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने तीन मूर्ति भवन के संदर्भ में दिया, आपको अच्छा लगा होगा और इससे जुड़ी हुई बहुत ही जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों से आपका परिचय हुआ होगा। तो आने वाले समय में फिर से किसी नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।